Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So this is weekly revision for October 15 to 22, and within a day or two maybe I'll release for the next week also. And देख लेते हैं कुछ important news items, okay? और जो questions last में पूछे जाएंगे और in between the video also try answering them. आप ही का knowledge बढ़ना है, मेरा कोई इतना फ़ायदा इससे नहीं होना है कि आप क्या जवाब दे रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए आप कोशिश करें एटलीस्ट आंसर सर्च करने की, दूसरों के आंसर्स पढ़ने की, ताकि आपका भला हो, ओके। एंड अगर दूसरों को करना हो तो थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहला जो न्यूज़ आइटम है इम्पॉर्टेंट वो था लोथल का नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसको अभी इसका इनाग्रेशन किया गया था। तो इस मौके पे पीएम ने बोला कि लोथल वाज नॉट ओनली अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बट इट वाज आल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ मैरीटाइम पावर एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ना ही केवल ये मेजर ट्रेडिंग सेंटर था बल्कि इंडिया का उस टाइम जो मैरीटाइम पावर था और प्रॉस्पेरिटी थी उसका भी सिंबल था। तो उसके कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, लोथल कहाँ पर है? तो ये जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द मोस्ट सदर्न मोस्ट साइट्स है, और जो अभी गुजरात के रीजन में, भाल रीजन में आती है, और इसको करीब 2200 BC में बनाया गया था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सेंटर, आपको पहले ही बता दिया, अच्छा था। और इसमें यहाँ से बीड्स, जेम्स और ऑर्नामेंट्स जो थे उनका ट्रेड होता था, और वेस्ट एशिया और अफ्रीका भेजे जाते थे। लोथल का आप देखो मीनिंग बताया हुआ है, ये तो आप अपने पास में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड लोथ एंड थल। तो इसका गुजराती में मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। और अगर आपको मोहनजोदारो के बारे में आपने पढ़ा है तो उसका भी जो सिंधी लैंग्वेज होती है उसमें इसका मतलब यही होता है, माउंड ऑफ द डेड, ओके। एंड मोहनजोदारो इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पोस्ट 1947 में इंडिया में कई एक्सकवेशंस हुए थे हड़प्पन साइट्स को लेके। तो उस टाइम पे SR राव जो थे उन्होंने मतलब काफ़ी डिस्कवरीज करवाई थी अंडर हिज लीडरशिप ओनली, एंड उसमें से ही एक था लोथल। और इस यहाँ पे एक्सकवेशन 55 से 1960 के दौरान हुआ था। और जो ASI है यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके अकॉर्डिंग लोथल जो है वहाँ पे अर्लीस्ट नोन डॉक है, ओके। अर्लीस्ट नोन डॉक जो कि कनेक्ट करती है उस सिटी को टू द एंशिएंट कोर्स ऑफ द साबरमती रिवर। तो देखो, आपको पता है कि रिवर का जो पाथ है, जो कोर्स है, वो चेंज होता है। तो इसलिए कहा है कि जहाँ से वो पहले बहती थी वहाँ से डायरेक्टली ये सिटी कनेक्ट होती थी, ओके। और इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी, कहाँ पर है? ये गोवा में है। तो इन्होंने मरीन माइक्रोफॉसिल्स और सॉल्ट डिस्कवर किए हैं, जिप्सम क्रिस्टल्स डिस्कवर किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मतलब सी वाटर काफ़ी ज़्यादा था इस एरिया में, और इसलिए ये डॉकयार्ड ही रहा होगा, ओके। और अभी लेटेस्ट एक्सकवेशंस में यहाँ पे एक माउंट, एक टाउनशिप, मार्केट प्लेस और डॉक भी निकले हैं, ओके। अब इसकी हेरिटेज वैल्यू की अगर बात करें तो 2014 में इसको नॉमिनेट किया गया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि अभी भी पेंडिंग है। और इसका जो डॉजर था, यानी इसके बारे में जो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यूनेस्को की साइट पे, वो है कि इट वाज, ये जो एक्सकवेटेड साइट थी ये अकेला पोर्ट टाउन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और यहाँ पे अपर और लोअर टाउन दोनों थे, ओके। आई होप यू नो अबाउट सिटाडेल कौन सा पार्ट होता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। और उसके नॉर्दर्न साइड पे एक बेसिन था विथ अ वर्टिकल वॉल, और उसमें इनलेट और आउटलेट चैनल्स थे जिसको एक टाइडल डॉकयार्ड की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजेस भी शो करती हैं कि जो रिवर चैनल था तो वो हाई टाइड के टाइम पे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आता था, जिससे वो बेसिन भर जाता होगा और बोट्स जो हैं वो अपस्ट्रीम सेल कर पाती होंगी, ओके। और जो रिमेन्स हैं ऑफ स्टोन एंकर्स, मरीन शेल, सीलिंग्स, और जिनका सोर्स पर्शियन गल्फ में है, और इसके अलावा एक वेयरहाउस जैसा स्ट्रक्चर भी मिला है। तो इससे भी समझ में आता है कि ये एक एंशिएंट पोर्ट था। और इसकी जो वैल्यू है, हेरिटेज वैल्यू, वो बाकी इसी तरीके से कुछ एंशिएंट पोर्ट टाउन्स हैं वर्ल्ड में, जैसे पेरू का ज़ेल्हा है, ओके। ये नाम आप है ना नोट डाउन कर सकते हैं कि दूसरे पोर्ट टाउन्स भी कौन से हैं, उनके बराबर ही हेरिटेज वैल्यू लोथल की भी मानी जाती है, ओके। तो आपने ये नाम इनमें से कुछ सुने भी होंगे, लाइक जाफा इन इज़राइल एंड उर इन मेसोपोटामिया, ओके। यू कैन नोट डाउन दीज नेम्स। और इसके अलावा जो दूसरे इंडस पोर्ट टाउन्स थे वो वैसे थे बालाकोट इन पाकिस्तान, खिरासा गुजरात के कच्छ रीजन में, एंड कुंतसी इन राजकोट, ओके।
तो अब ये जो प्रोजेक्ट है म्यूज़ियम का, ये शुरू हुआ था मार्च 2022 में, और इसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे लोथल का मिनी रिक्रिएशन बनाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा कि पूरा हड़प्पन आर्किटेक्चर और वहाँ की लाइफस्टाइल को रिक्रिएट किया जाएगा थ्रू इमर्सिव टेक्नोलॉजी। और 4 थीम पार्क्स भी रहेंगे, जैसे मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एंड नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क, एडवेंचर एंड अम्यूज़मेंट थीम पार्क। देखो ये है ना आपका दोनों से आपका वैल्यू रखते हैं, एक तो हेरिटेज वैल्यू की वजह से, और दूसरा आपका हिस्टोरिकल एंशियंट जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर वो है पूरा पार्ट है, उसमें मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ओके, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि उन साइट्स को हम कैसे अभी दर्शा रहे हैं और वो क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं। ओके, और इसके अलावा वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है, और यहाँ पे इंडिया का मेरीटाइम हेरिटेज दिखाया जाएगा, हड़प्पन टाइम से लेके अभी तक का। और यहाँ पे वही पीएम ने कहा है कि जो ये NMHC है, ये एक सेंटर ऑफ लर्निंग होगा और इंडिया के मैरीटाइम हिस्ट्री को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जो इंडिया का डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है उसको डिस्प्ले किया जाएगा, सो दैट लोथल कैन इमर्ज एज अ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, और ये जो पॉइंट टू पॉन्डर में क्वेश्चन आते हैं ना, ये एटलीस्ट आप चाहें तो नोट कर लीजिए, और अगर आंसर कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द पीपल ऑफ द IVC, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मिल गए। ना ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स ऑफ 2022, तो ये आपका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, GS1 में भी आता है और GS2 में भी आता है। अब न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो 415 मिलियन लोग जो है इंडिया में, वो पॉवर्टी से निकल चुके हैं बिटवीन 2005-06 टू 2019-21। ओके, तो करीब ये 15 सालों में 415 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से निकल चुके हैं, और पॉवर्टी का इंसिडेंस भी जो है वो कम हुआ है फ्रॉम 55% टू जस्ट ओवर 16% ओवर दिस पीरियड। तो कहाँ 55% था और कहाँ अभी करीब 16% आ गया एज पर दिस इंडेक्स। ओके, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं चीज़ें। तो भले रिडक्शन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं एज़ पर दी MPI रिपोर्ट। अच्छा, इसको पब्लिश किसने किया है, इसको किया है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो UNDP और OPHI ने मिलकर इसको किया है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, तो अभी भी क्या बताया कि 2020 का इन्होंने जैसे बताया है कि उस टाइम पे 228.9 मिलियन लोग जो थे, सबसे ज़्यादा गरीब लोग इंडिया में ही पाए जाते हैं, भले यहाँ पे बहुत तेज़ी से रिडक्शन हुआ है। और इन्होंने कहा है कि MPI वैल्यू भी अगर आप देखो, जो इंडेक्स की वैल्यू है, और आप पावर्टी का इंसिडेंस भी देखो, तो दोनों जो है वो आधे से भी मतलब और कम हो गए हैं, है ना। तो MPI वैल्यू, आप इसको प्लीज़ इस वैल्यू को नोट कर लीजिए कि 2005-06 में ये 0.283 थी, और फिर 15-16 में यानी 10 साल में 0.122 आई, और 2019-21 के टाइम पे 0.069 हो गई है, यानी आधे से भी काफ़ी कम हो गई है ना। और अगर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी भी देखें तो वो भी आपको बताया 55 से कहाँ 16% पे आ गया है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस डेटा ने पोस्ट पेंडेमिक जो चेंजेस हुए हैं वो रिफ्लेक्टेड इसमें नहीं है। ओके, और COVID-19 का जो पेंडेमिक था उसमें है ना पॉवर्टी, ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं कई एडिटोरियल्स में, कि जो हमारा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ था उस प्रोग्रेस को इसने काफ़ी ज़्यादा रिवर्स किया है ग्लोबली, है ना। मतलब 3 से 10 साल करीब जो है पूरा प्रोग्रेस को इसने रिवर्स कर दिया है। ओके, एंड इसने रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अभी रिसेंट डेटा मिला है फूड सिक्योरिटी का फ्रॉम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसमें ये भी पता चला है कि 2021 में जो नंबर ऑफ पीपल जो कि फूड क्राइसिस में रह रहे थे उनका नंबर भी बढ़ के 193 मिलियन हो गया है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने अर्बन और रूरल में भी कितनी गिरावट आई है वो भी बताया है। 36% करीब आई है आपके रूरल एरियाज़ में, और 36 से अभी 21% पे आ गई है पॉवर्टी रूरल में, और 5.5% पे आ गई है अर्बन एरियाज़ में। ओके, तो ये जो ड्रॉप इन पार्टी है
ये चीज़ ये बताती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा टारगेट 1.2, जिसमें ये है कि जो पावर्टी है उसको रिड्यूस करना है एटलीस्ट बाय हाफ द प्रपोर्शन ऑफ मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस लिविंग इन पावर्टी इन ऑल इट्स डायमेंशंस अकॉर्डिंग टू द नेशनल डेफिनेशंस बाय 2030। तो इस ड्रॉप से ये क्या कहा जा सकता है कि ये चीज़ अचीव की जा सकती है कि कम से कम आधी पावर्टी को कम करना है ना। और रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो सबसे गरीब स्टेट्स हैं कंट्री के, वहाँ पे पावर्टी रिडक्शन बहुत तेज़ी से हुआ है एंड सारे इंडिकेटर्स जितने भी थे उसमें भी मतलब काफ़ी तेज़ी से, जो सबसे पुअर स्टेट्स हैं वहीं पे मतलब गरीबी तेज़ी से कम होगी, है ना। और चिल्ड्रन में काफ़ी एब्सोल्यूट टर्म्स में काफ़ी तेज़ी से कम हुई है। ओके। और ये जो GMPI है ये की इंटरनेशनल रिसोर्स है जो कि मेजर करता है अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस मोर देन 100 डेवलपिंग कंट्रीज़। इसको पहली बार लॉन्च किया गया था 2010 में बाय OPHI एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑफ UNDP। तो याद रखना OPHI और UNDP ने कब किया था, 2010 में इसको किया था। और इसमें 10 इंडिकेटर्स के अक्रॉस डिप्रेवेशंस देखे जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के सारे इंडिकेटर्स हैं ये। ओके। और सबसे ज़्यादा जो मतलब वैसे देखा गया है कि पुअर पीपल को अफेक्ट करती है तो वो है डिप्रिवेशंस इन 4 सेक्टर्स। ठीक है, पावर्टी के 4 सबसे मेन इंडिकेटर्स जो हैं वो देखे गए हैं, न्यूट्रिशन, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन और हाउसिंग। और मतलब ये सबसे ज़्यादा इसी में गरीबी देखी गई है। ठीक है, तो करीब 45 मिलियन जो गरीब लोग थे पूरा वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वो इन्हीं 4 इंडिकेटर्स में सबसे ज़्यादा गरीब थे, डिप्राइव्ड थे। और इसमें भी है ना 34 मिलियन जो थे वो इंडिया में ही थे। ओके। और इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। तो इसलिए है ना MPI का कहना है कि दिस इज़ अ प्रीडोमिनेंटली साउथ एशियन प्रोफाइल। तो ये चीज़ भी आप याद रखना कि खासकर साउथ एशिया का जो रीजन है वो काफ़ी पीछे है। ठीक है, गरीबी यहाँ पे ही ज़्यादा है। अच्छा, और इंडिया ने जो है वो वैसे 10 इंडिकेटर्स में काफ़ी अच्छा रिडक्शन दिखाया है। और 2020 के पॉपुलेशन डेटा से ही बताया गया है कि सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो थे वो इंडिया में थे, 228 मिलियन थे। और सेकंड पे था नाइजीरिया जहाँ पे 96.7 मिलियन। ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज स्ट्रेंथनिंग डॉलर एंड वीकनिंग रुपी। तो ये चीज़ भी हम लोग काफ़ी डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन ये मतलब इस साल तो पूरे साल ही काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो आपको जितना इसके एंगल्स पता हो आप उतना कम है। ओके। तो ये GS3 का टॉपिक है। तो अब राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन और डॉलर की स्ट्रेंथन होने की वजह से रुपी ने 83 लेवल वाला जो मार्क है उसको भी क्रॉस कर दिया है। और क्योंकि है ना अचानक से कॉरपोरेट्स और ऑयल कंपनीज़ में डॉलर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, और जिससे अब ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन बाहर की वजह से ग्लोबल से आने वाला यानी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी जो है बढ़ जाएगा। तो इस बीच में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने US में कहा था कि जो इसकी वैल्यू कम हो रही है रुपी की वो डॉलर के स्ट्रेंथनिंग होने की वजह से है। तो इसके ऊपर ओपोजिशन भी जो है काफ़ी ट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली ये न्यूज़ का ये रीज़न था। पर अब हम इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला सवाल तो ये आता है कि क्या डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 जनवरी को 74 था और अभी 83 पे करीब आ गया है, तो स्ट्रेंथन तो हो रहा है और बाकी सारी करेंसीज के मुकाबले भी स्ट्रेंथन हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ये स्ट्रेंथन क्यों हो रहा है, क्योंकि US इकोनॉमी जो है वो बाकी इकोनॉमी से बेहतर कर रही है। ठीक है, और इतना इन्फ्लेशन होने के बावजूद जो वहाँ का जॉब मार्केट है वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है, और जो सर्विसेज जैसे सेक्टर हैं वो भी काफ़ी रिजिलियंट रहे हैं, इसलिए मार्केट में वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा है तो लोग और ज़्यादा है ना अपना पैसा निकाल के वहाँ US में इन्वेस्ट करने लगे हैं। और क्योंकि वहाँ की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो इस वजह से भी वहाँ की मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ये जो माना जा रहा था कि हाउसिंग सेक्टर स्लो डाउन कर सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, वो भी वहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये सारे कंसर्न्स भी अब नहीं हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंडियन रुपी जो है वो बाकी करेंसी से बेहतर किया है। तो कहा है कि हाँ किया तो है, भले 2.6% का लॉस हुआ है, और जो साइकोलॉजिकल मार्क्स थे 81 82 सब ये सब क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर भी अगर अभी के एनवायरनमेंट में देखा जाए तो ये काफ़ी स्टेबल करेंसी है। और
ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारा केवल 2.6% लॉस हुआ है। तो कोरियन वॉन जो है वो जैसे 6% हुआ है, और ब्रिटिश पाउंड भी इतना कम हुआ है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, चाइनीज़ युआन, ये सब जितने भी हैं ये इंडिया से ज़्यादा इन करेंसीज में लॉस हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज पाकिस्तान इज ऑफ FATF's ग्रे लिस्ट। तो ये GS2 का आपका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो ग्रे लिस्ट जो है वो किसकी, FATF की। FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो 4 साल बाद इसको ग्रे लिस्ट से हटाया है। और FATF को जो है वर्ल्ड का टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग माना जाता है। टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ द ऑथर ऑफ एन इंटरनेशनल रजीम, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो फ्लो ऑफ मनी हो रहा है पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, उसका कहीं भी मिसयूज़ नहीं हो रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए। ओके, इसलिए कहा गया है टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो पैसे का मनी का फ्लो हो रहा है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए ना मिसयूज़ हो। ओके, ये चीज़ देखती है। और वो खुद को डिस्क्राइब करते हैं एज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट वर्क्स टू सेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये अपना इनका मतलब अगर चार्टर आप देखो तो क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स का। मेन वही है किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल सिस्टम में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड ना किया जाए। और वो कैसे, बाय कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो, या फिर दूसरे ऐसे थ्रेट्स जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए FATF एक ग्रे लिस्ट मेंटेन करती है जिसके ऊपर वो क्लोज वॉच रखती है। और ये कंट्रीज़ कौन सी होती हैं जिन्होंने एज़ पर FATF अपने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोका है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को नहीं रोका है, और इसलिए वो ग्लोबल वॉच लिस्ट में अपने बैड बिहेवियर की वजह से। तो क्या था कि पाकिस्तान है ना, अभी तक सबसे मेन ग्रे लिस्ट का वो था, कंट्री थी, और अब वो हटाया गया है। और पाकिस्तान के साथ साथ निकारागुआ को भी हटाया गया, लेकिन अभी भी याद रखना 23 कंट्रीज़ अभी भी उसके ग्रे लिस्ट में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो सीरिया, येमेन, केमन आइलैंड्स और UAE भी है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे हैं। ओके, तो अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में आ जाती है तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन होती है। तो FATF ऐसी कंट्रीज़ को कहता है जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। ऐसी जुरिस्डिक्शन जिसके ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है, और इन कंट्रीज़ को जो है वो कुछ कंडीशंस के साथ में कंप्लाई करना होता है, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और इस चीज़ को पीरियोडिकली रिव्यू भी किया जाता है। तो FATF के अनुसार अगर आपको इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में रखा गया यानी ग्रे लिस्ट किया गया है, तो इसका मतलब है कि उस कंट्री ने कमिट किया है कि जो भी उसकी तरफ से डेफिशिएंसीज हुई हैं तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी। ओके, और ये जो कंट्रीज़ होती हैं ये FATF के साथ काम करती हैं ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को काउंटर कर सकें। फाइन, तो अब सवाल आता है क्या पाकिस्तान ने ये सब किया है एज़ पर FATF सेटिस्फेक्शन। तो FATF का तो कहना है कि हाँ भैया किया है। तो पहली बार जब इसको 2018 में ग्रे लिस्ट किया था तो पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट किया था कि वो FATF के साथ काम करेगी अपने AML-CFT रजीम को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो भी उसकी तरफ से डेफिशिएंसीज हुई हैं उसको एड्रेस करने के लिए। AML-CFT क्या है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान ने कमिटमेंट की थी। ओके, तो अब सवाल है कि क्या ये सही है, इज़ दिस रियली ट्रू। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर यहाँ पे पूरा डिप्लोमेटिकली एक्चुअली बनाया गया था, तो टेक्निकली अगर देखा जाए FATF के अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान ने वो टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में इंडिया ने भी ये कहा है कि FATF की स्क्रूटिनी की वजह से पाकिस्तान ने कई ऐसे एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट वेल नोन टेररिस्ट, जैसे कि ऐसे भी टेररिस्ट जो कि 26/11 जो मुंबई में अटैक हुए थे उसमें इन्वॉल्व थे, तो उनके अगेंस्ट भी इन्होंने लिए हैं कई सारे स्टेप्स। लेकिन फिर भी ग्लोबल इंटरेस्ट में ये है कि जो पाकिस्तान है वो इस तरीके का मतलब इरिवर्सिबल और सस्टेन्ड एक्शन करता रहे अगेंस्ट टेररिज्म और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो भी उसकी टेरिटरी से होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा अगर आपको डीलिस्ट कर दिया जाता है। तो
इससे एक तो उनकी रेपुटेशन बूस्ट होगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, यानी वही FATF तो उन वहाँ से उसको एक क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपको ग्रे लिस्ट कर दिया जाता है तो आपके जो रिलेशनशिप हैं इंटरनेशनल फंडर से, उस कंट्री के जो भी रिलेशंस हैं उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है ना। और जो बैंक्स और FIs भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो होते हैं, वो FATF रैंकिंग का पूरा ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ के पोटेंशियल ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स वगैरह हैं तो वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके, और अब वही है कि भाई बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएंगे तो अब इनकी इकोनॉमी भी कहाँ से चलेगी, वो ऑलरेडी बहुत ही बुरी दशा में है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है यहाँ पे लिखा है कि इट वाज इन डेस्परेट नीड ऑफ हेल्प एंड इन्वेस्टमेंट। तो अभी जो ये इनकी ये FATF में ग्रे लिस्ट से हटा है, उसके जस्ट पहले ना सोवरेन रेटिंग जो थी वो भी घट गई है। तो फिच ने भी उसकी घटा के CCC+ कर दी है और मूडीज़ ने भी उसकी घटा के CAA1 कर दी। ओके, तो इकोनॉमी तो वैसे ही बुरी कंडीशन में है, तो इसीलिए अब क्या पता पीछे की स्टोरी एग्जैक्टली क्या है, तो हो सकता है कि कुछ आपस में हो FATF की कंट्रीज़ के साथ में, जिसकी वजह से अलाउ कर दिया हो। एनीवेज, हमारे काम का ये था। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताएंगे कमेंट सेक्शन में, इंडिया की रेटिंग क्या है एज़ पर फिच एंड मूडीज़, ठीक है? तो फिच और मूडीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया की सोवरेन रेटिंग क्या है, आप मुझे बताएंगे। लास्ट न्यूज़ इज़ अ न्यू स्टडी ऑन ग्लोबल वार्मिंग। और तो जहां हम परेशान हो रहे थे 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अब नई स्टडी ने पता किया है कि जो अभी करंट लेवल है ना, कि हम ऑलरेडी 1.1 डिग्री ऊपर आ चुके हैं फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, तो उससे भी है ना कई कैटास्ट्रोफिक चेंजेस हो सकते हैं कई सारे क्लाइमेटिक सिस्टम्स ने। और इसलिए उन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हैं उनका एक अपडेटेड असेसमेंट दिया है। तो टिपिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये बेसिकली थ्रेशोल्ड होते हैं, ठीक है? टिपिंग पॉइंट क्या होते हैं, थ्रेशोल्ड होते हैं जिसके बियॉन्ड अगर चेंजेस हों अर्थ के सिस्टम में तो फिर वो अनकंट्रोलेबल या इरिवर्सिबल हो जाते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये आपका ये जो है ये टिपिंग पॉइंट है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि आप जब तक टिपिंग पॉइंट के पहले हो तब तो आप जो चेंजेस है उसको फिर भी रिवर्स कर सकते हो, लेकिन आप टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर गए तो फिर आप वापस नहीं जा सकते हो। ओके, तो कुछ टेक अवेज इसमें देख लेते हैं। तो पिछले 15 सालों में कई सारे ऐसे टिपिंग पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड आइस शीट का डिसइंटीग्रेशन होना, अमेजन फॉरेस्ट कवर का रिडक्शन होना, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड्स जो होते हैं उनका सॉफ्टनिंग होना, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्बन ट्रैप्ड है, ठीक है? तो इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे भी। तो अभी तक वैसे है ना कम से कम 15 ऐसे टिपिंग पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो अलग अलग लेवल ऑफ टेम्परेचर राइस पे से कोरिलेटेड है, मतलब वो कभी भी आ सकते हैं अलग अलग राइस के मुताबिक। तो ये जो अभी नई स्टडी हुई है उसने 9 ग्लोबल और 7 रीजनल टिपिंग पॉइंट्स बताए हैं और बताया कि कैसे वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है? तो ग्लेशियल मेल्ट, आर्कटिक आइस का थिनिंग होना, सी लेवल का राइज होना तो वेल डॉक्यूमेंटेड चेंजेस हैं और इनको अभी भी पॉसिबल है कि इन चेंजेस को रिवर्स किया जा सके, इनको रोका जा सके। लेकिन वही है कि एक बार टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो गया तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी कि इसको रिवर्स करने की, और वो एक डैम बर्स्ट मोमेंट होगा, ठीक है ना? तो बांध अगर टूट जाता है तो क्या होता है, पानी तो बह जाता है, आप उसके पहले तक तो उसको किसी तरीके से रोक सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, राइट? तो फिर जो प्रोसेस होती है वो सेल्फ परपेचुएटिंग हो जाती है। देखो, सेल्फ परपेचुएटिंग है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे सेल्फ परपेचुएटिंग हो जाती है, वो फिर खुद ही में फीड करती जाती है और वो प्रोसेस और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। यानी कि क्या, कि मान लो कि अगर अभी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है? तो उसकी वजह से है ना सी लेवल राइज हो रहा है। अब कहीं ना कहीं सी लेवल राइज होने की वजह से और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ने की वजह से और सी लेवल राइज होगा, ठीक है? तो वो एक तरीके से सेल्फ परपेचुएटिंग हो जाता है और वो खुद ही में फिर फीड करता जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे बताया, ग्रीनलैंड आइस शीट है वो ऑलरेडी मेल्ट कर रही है, तो अब वो जैसे जैसे मेल्ट करती जाएगी तो उसकी हाइट जो है वो कम होती जाएगी। तो हाइट जब कम होती जाएगी तो जो नीचे का पार्ट होगा ना, नीचे का पार्ट जो होगा वो ज़्यादा एक्सपोज होगा टू द वार्मर एयर। क्यों? क्योंकि नीचे के ऑल्टीट्यूड पे वैसे भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर कम होता है, तो नीचे की जो आइस होगी वो और ज़्यादा वार्म एयर को एक्सपोज होगी, ठीक है? तो इससे मेल्टिंग जो है वो और तेज़ होगी और एक बार यदि ये जो टिपिंग पॉइंट है ये क्रॉस हो गया तो ये सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा और फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसी तरीके से अमेजन फॉरेस्ट
का भी केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पे रेंस कॉज करने के लिए। और यहाँ पे वही बताया है कि मान लो अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूसली होता है तो फिर पेड़ कम होते जाएंगे, उससे रेनफॉल कम होगी, और रेनफॉल कम होने की वजह से क्या होगा, और ज़्यादा ट्रीज़ के ऊपर स्ट्रेस आएगा और वो ट्रीज़ और ज़्यादा कम होते जाएंगे, है ना। और इसके अलावा इन्होंने परमाफ्रॉस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है कि कई सारे जो वर्ल्ड के एरियाज़ हैं वो फ्रोज़न रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और वो इसी स्टेट में परमाफ्रॉस्ट क्यों, क्योंकि वो मतलब इसी स्टेट में वो कई सेंचुरीज से हैं, ओके। और वहाँ पे है ना काफ़ी ज़्यादा दे होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन कहाँ से आया, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पहले वहाँ पे मरे होंगे और डिकम्पोज हुए होंगे तो वो सब इसमें ट्रैप हो चुके हैं। तो ये माना जाता है, एस्टिमेटेड है कि जो परमाफ्रॉस्ट लेयर्स हैं वहाँ पे करीब 1700 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन होगा, मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और उसके कंपैरिजन में अगर एक साल में देखा जाए कितना कार्बन एमिट होता है तो 40 बिलियन टन होता है। 40 बिलियन टन एक साल में होता है। अब सोचो कि 1700 बिलियन टन उनमें करीब कार्बन, और ये भी एस्टिमेटेड है, रियल वैल्यू हो सकता है कि इससे ज़्यादा ही हो, है ना। तो अभी ऑलरेडी है ना ये परमाफ्रॉस्ट लेयर्स जो है वो थोड़ा सॉफ्टन होने लगी है, मेल्ट होने लगी है, जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज होने लगी है और वार्मिंग फिर से बढ़ रही है। तो अब वही है कि वार्मिंग बढ़ेगी तो ये और ज़्यादा सॉफ्टन होंगे, और ज़्यादा सॉफ्टन होंगे तो और ज़्यादा फिर कार्बन रिलीज़ करेंगे, है ना। तो इसका भी एक टिपिंग पॉइंट है जिसके बाद ये सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बन जाएगी। तो जब ये टिपिंग पॉइंट की डिस्कशन पहली बार आया था ना 20 साल पहले, तो माना जाता था कि ये 5 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं बढ़ जाता है तब तक ये नहीं आएंगे पॉइंट्स। लेकिन फिर अभी जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, खासकर जैसे IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसने भी सजेस्ट किया है कि ज़्यादातर जो ये टिपिंग पॉइंट है ये 1 और 2 डिग्री सेल्सियस पे ही क्रॉस हो जाएंगे। और अभी वाली स्टडी ने भी ये बता दिया है कि अभी जो ऑलरेडी हमारी करंट लेवल ऑफ वार्मिंग है तो हो सकता है कि कुछ टिपिंग पॉइंट्स ऑलरेडी मीट हो चुके हों। और ये 1.1 डिग्री सेल्सियस जो था एक्चुअली में ये एक्चुअली में कई सारे टिपिंग पॉइंट्स का लोअर एंड ऑफ टेम्परेचर रेंज था, यानी कि कम से कम 5 का बोल रहे हैं कि ऐसे 5 सिस्टम, जैसे ये परमाफ्रॉस्ट और ये सब आपको पता है ना, इस तरीके के 5 ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे 1.1 का जो था वो रेंज थी, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी हो सकता है कि सेल्फ परपेचुएटिंग चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हों। तो अब इसमें पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या है, तो अब वही है कि जो लोग कहते थे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को रिस्ट्रिक्ट करो, अब उनकी वॉइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और IPCC की इस साल जो 6th रिपोर्ट आई थी उसने भी कहा था कि जो ग्लोबल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको 2025 तक ही पीक होना चाहिए और 2030 तक उसको 43% कम होना चाहिए अगर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अचीव करना चाह रहे हो। तो अभी अगर ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं तो भी 2100 तक जो है वर्ल्ड 2 डिग्री वार्मर हो ही जाएगा। लेकिन बाकी आप हालात देखो ग्लोबली तो जाहिर सी बात है कि जो कंट्रीज़ हैं वो मतलब अपना इतना ज़्यादा क्लाइमेट एक्शन के ऊपर कुछ काम नहीं करेंगी, और हो सकता है कि उल्टा प्रोसेस जो अभी तक सोचा भी था, जो कमिटमेंट्स भी थी, वो और ज़्यादा स्लो हो जाए, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से ऑलरेडी एनर्जी सप्लाई चेन्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। फाइन, अब कुछ MCQs देख लेते हैं। मैं आपको आंसर साइड बाय साइड बताते जाऊँगी, आप नोट करते जाइएगा। अपने आंसर पहले नोट कर लेना, फिर क्रॉस चेक कर लेना, और लास्ट में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। फाइन, एंड आई अप्रिशिएट दीपशिका फॉर दिस मैटर। गुड। एंड MCQs अब देख लेते। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है दे पोसेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, एंड दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। तो आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन है 1 and 2, 2 only, 1, 2 and 3 या नन। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर B है। ये मत भूलना कि हॉर्स के एविडेंस मिले हैं, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो बोला था कि वॉरफेयर में करते थे एम्प्लॉय, तो ये आपको नहीं पता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कोई भी अगर $2.15 से कम पे एक दिन में रह रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है। MPI रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव रिलीज करता है एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। तो इसका आंसर है B, ओनली 2। वर्ल्ड बैंक नहीं है इसके साथ में, कौन है, UNDP, ओके।
थर्ड क्वेश्चन है इसकी इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में जो अनइवनली राइजिंग प्राइजेज होते हैं वो कुछ कंट्रीज कुछ कंज्यूमर्स के परचेजिंग पावर को कम कर देते हैं, और ये जो इरोजन होता है रियल इनकम में, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को डिस्टॉर्ट कर देता है ओवर टाइम फॉर रेसिपिएंट्स एंड पेयर्स ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स। तो इसका ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नाइदर। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स वर इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है इसकी इनमें से कौन सही नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू FATF। तो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। सेकंड स्टेटमेंट है कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज प्रोवाइड करता है जो कि लो टैक्स जुरिस्डिक्शन या टैक्स शेल्टर माने जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसको जुलाई 1989 में G7 समिट इन पेरिस में एस्टैब्लिश किया गया था। चौथा स्टेटमेंट है कि इसमें 37 मेंबर जुरिस्डिक्शंस और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये आपको कई बार सर पढ़ा भी चुके हैं, इसलिए आंसर आप दे सकते हो आसानी से। इसका आंसर है बी। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। जो बाकी का रिमेनिंग फ्रेश वाटर है उसमें लार्जेस्ट प्रपोर्शन कहाँ पर है। तो ऑप्शन है एटमॉस्फेयर में एज मॉइस्चर एंड क्लाउड्स, बी है फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर, सी है एज ग्राउंड वाटर और डी है एज सॉइल मॉइस्चर। तो इसका आंसर है सी, इट एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।